ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। इससे पहले जो वीडियो आपने देखी थी बच्चों, वो आपने विद्युत धारा के विषय में आपने जाना कि विद्युत धारा का कारण क्या है, किसके कारण विद्युत धारा बहती है, उसका मात्रक क्या होगा, 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों। अब जो है आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको ये बताना है कि विद्युत धारा अदिश राशि है। तो अदिश राशि जानने से पहले बच्चों आपको 2 प्रकार की राशियों के बारे में जानना है। एक तो होता बच्चों सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, और एक होती है बच्चों अदिश राशि, जो कि कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, अदिश राशि। ठीक है बच्चों, थोड़ा आपको रिफ्रेश करा दूं। अदिश राशि, ठीक है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। 2 प्रकार की क्वांटिटियां हमारे पास हैं। जो सदिश राशि है बच्चों, उसमें परिमाण है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, दिशा भी है। लेकिन जो आपकी अदिश राशि है उसमें केवल परिमाण है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन उसमें नहीं है, परिमाण है और दिशा नहीं है। ये इसका जो है मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, परिमाण और दिशा दोनों है तो वो वेक्टर, और वेक्टर को इस प्रकार से तीर के द्वारा आप दिखा देते हैं बच्चों। ठीक है, ये तीर की लंबाई जो है उसके परिमाण को और ये दिशा को व्यक्त करती है। वेक्टर को इस प्रकार से दिखाते हैं बच्चों। अब जो है यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या इस बात की आती है कि विद्युत धारा अदिश राशि क्यों है। ठीक है बच्चों, अब हम इससे पहले आपको विद्युत धारा की डायरेक्शन बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों अपवाद है। एक ओर तो हम विद्युत धारा की दिशा बताते हैं और दूसरी ओर उसको अदिश राशि कहते हैं। इसको समझाने का हम आपको पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए आपको कक्षा 11 का जो है जो वेक्टर एनालिसिस आपने पढ़ा है वो आपको आना चाहिए। और बच्चों अगर नहीं आता है तो पूरा कोशिश उसमें किया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, परंपरागत तौर पे ट्रेडिशनल वे जो है उसमें ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसके प्रवाह की जो दिशा है, ये देखो बच्चों इस प्रकार से उसकी दिशा है, दिखाई दे रही है, इधर को जा रहे हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो परंपरागत तौर पे ये माना गया कि धारा की दिशा है, ये धारा की दिशा क्या होगी, उसकी उल्टी होगी। इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट भी कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन जो धन आवेश है, धन आवेश के चलने की दिशा, ये धन आवेश इधर चल रहे हैं तो धारा की दिशा इधर ही मानी जाती है। धन आवेश जिस दिशा में जाएंगे तो धारा की दिशा वही होगी। लेकिन अगर जो है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएंगे धारा की दिशा उसकी विपरीत होगी। अब जो है समस्या इस बात की आती है कि एक ओर तो हम धारा की दिशा बता रहे हैं और दूसरी ओर हम धारा को अदिश राशि प्रूव करने पर तुले हुए हैं। ठीक है, हमने उसको अदिश राशि घोषित करना है, जबकि यहाँ पर बता क्या रहा है कि धारा में क्या है, दिशा बता रहा है। अब बच्चों हम इसको आपको क्लियर कराएंगे कि धारा सदिश राशि क्यों नहीं है। तो बच्चों एक परिपथ बता देता हूँ बच्चों आपको। अभी जो है आपने अगले चैप्टर में जो है विद्युत सेल को पढ़ना है बच्चों। ये सेल या बैटरी है, सेल का मतलब अकेला, बैटरी मतलब उसका संयोजन। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं, एक कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं बच्चों R। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं।
ठीक है बच्चों, बैटरी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड से चलते हैं। ये देखो बच्चों, मैं दिखा रहा हूँ इसकी डायरेक्शन। ये देखो, इस प्रकार से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आपका पॉजिटिव से किधर जा रहा है, पॉजिटिव से किधर जा रहा है, नेगेटिव की ओर जा रहा है। ये देखो, ये सॉरी बच्चों, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है। तो धारा इसकी विपरीत बतानी है तो कहाँ से जाएगी बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगी जो धारा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने धारा की दिशा बताई, परंपरागत तौर पर धारा की दिशा तो बता दी। धारा की दिशा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत। ये देखो बच्चों, ये इधर आ रहा है, ये धारा इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत, या धन आवेशों के चलने की दिशा ही धारा की दिशा है। लेकिन फिर भी जो है ये क्या है, अदिश राशि है। इसका मुख्य कारण सबसे पहले आपको लिख देता हूं, विद्युत धारा। विद्युत धारा वेक्टर के या सदिश के, इंग्लिश में वेक्टर कहेंगे बच्चों, सदिश या वेक्टर, वेक्टर के योग नियम का, जो एडिशन रूल है, योग नियम का पालन नहीं करती है। देखो बच्चों, ये मेन कारण है। देखो बच्चों, यद्यपि परंपरागत तौर पे हमने ये मान लिया है कि इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत जो है धारा की दिशा होगी, और सेल में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर उसकी दिशा होगी। तथापि हम क्या कह रहे हैं कि ये कैसी राशि है बच्चों, अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर के योग नियम का पालन नहीं करती है। ये बीजगणितीय, ध्यान दो बच्चों, विद्युत धारा, विद्युत धारा बीजगणितीय, बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है। ठीक है बच्चों, और बीजगणितीय योग तो आप जानते हैं बच्चों, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। लेकिन बच्चों वेक्टर में अगर माइनस है तो वो बताता है कि उसकी दिशा विपरीत है। अब ये वेक्टर के योग का नियम होता क्या है, एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पर लिख दूं, परिणामी वेक्टर। अब मैं यहाँ पर बना देता हूँ बच्चों, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, अगर रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, एक वेक्टर ये बनाया मैंने, थोड़ा आप ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये पी वेक्टर है, ये ठीक है बच्चों। अब एक वेक्टर मैं क्यू बना देता हूँ, ये देखिए बच्चों, ये बना दिया, ये वेक्टर मैंने क्यू इसमें बना दिया है। और मान लीजिए इन दोनों के बीच का कोण ये होगा बच्चों, इन दोनों के बीच का कोण अल्फा है। तो इनका जो पहले वेक्टर का पुच्छ और दूसरे वेक्टर का हेड मिलाने से आपको परिणामी वेक्टर मिलेगा। ये देखो बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इस परिणामी वेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों, परिणामी वेक्टर का परिमाण या मैग्नीट्यूड निकालना है तो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये याद होगा आपको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एल्फा। ये तो ए और बी वेक्टर के फॉर्मूले के रूप में लिखा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने पी और क्यू बनाए हैं तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ एल्फा। इसका मतलब है कि वेक्टरों के योग का जो नियम है उसका परिणामी जो है वो उन दोनों के बीच के कोण पर निर्भर कर रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, आप क्लियर हो जाएंगे बच्चों कि इसमें दिशा बताने के जब बावजूद भी हम बोल रहे हैं ना कि धारा की दिशा किधर है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत और धन आवेशों के चलने की दिशा, लेकिन दिशा बताने के बावजूद भी ये अदिश राशि है। क्योंकि दो बता दिए, ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करेगी और बीजगणितीय योग का पालन करेगी। अब मैं दोनों को आपको बताऊंगा उदाहरण के द्वारा। मैं आपको पहला
दूसरा बीजगणितीय योग बता देता हूँ बच्चों। मान लीजिए बच्चों एक धारा, ये देखो दो धारा यहाँ से आ रही हैं, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। एक धारा ये I1 है, ये देखो बच्चों ये I1 3 एम्पियर की है, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी धारा 4 एम्पियर की है और ये यहाँ पे आते हैं, इस O पर मिलते हैं। और अब बीजगणितीय योग करो। बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा बच्चों? 4 धन 3, बीजगणितीय यही तो होगा बच्चों, 4 एम्पियर धन 3 एम्पियर बराबर 7 एम्पियर। तो 7 एम्पियर की धारा ये देखो बच्चों इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी, है ना, बीजगणितीय योग। लेकिन बच्चों वेक्टर नियम के अनुसार ऐसा नहीं होगा। माना इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, दोनों धाराओं के बीच में। अगर हम बच्चों अगर हम इन धाराओं को 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ देते हैं, आप ध्यान देंगे बच्चों, ये देखें बच्चों, पहले अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ये मान देते हैं कि सदिश राशि के रूप में मान लेते हैं बच्चों। ये देखिए दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का एंगल, ये कितना एम्पियर बच्चों? इसका मैग्नीट्यूड कितना एम्पियर? 4 एम्पियर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना एम्पियर बच्चों? 3 एम्पियर। तो बच्चों जो परिणामी धारा, ये देखो जो परिणामी धारा I होगी, अब वो कितनी होगी? तो बच्चों किस फॉर्मूले के द्वारा? इस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे हम। तो I स्क्वायर, परिणामी धारा तो I है, I स्क्वायर, ये बच्चों ये I, ये I1 और ये I2 और ये 7 एम्पियर, ये क्या हो गया? I हो गया। अब यहाँ पर जो है I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? P की जगह पर 3 है, 3 का वर्ग, Q की जगह पे 4 है, 4 का वर्ग, प्लस 2PQ, 2 इंटू 3 इंटू 4, और कॉस कितने डिग्री बच्चों? 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? 0 होता है, कॉस 90 0 हो जाएगा। तो बच्चों आ कितना जाएगा? I स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और बच्चों ये तो 0 हो गया क्योंकि कॉस 90 का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो I स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 25। ये देखो बच्चों, तो I की वैल्यू कितना आ जाएगी? √25, तो बराबर 5 एम्पियर। देखो बच्चों AMP 5 एम्पियर। अब बताओ बच्चों कि सदिश में, सदिश योग में, यहाँ देखो बच्चों मैं बताऊं फिर, सदिश योग में धारा कितने एम्पियर आई? ये देखो ये दिखाई दे रहा है बच्चों 7 एम्पियर आई, 7 एम्पियर आई। और बीजगणितीय योग में कितनी आई? बीजगणितीय योग सीधे सीधे जोड़ा तो, सॉरी बच्चों सदिश योग यहाँ पर है, ये देखो 5 है, ठीक है बच्चों, सॉरी 5 एम्पियर है, ये देखो सदिश योग ये है बच्चों, ठीक है। और बीजगणितीय योग में आई 7 एम्पियर, ठीक है बच्चों। और हम लेते हैं किसको हैं? इसी 7 एम्पियर को लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा होने के बाद, और वो दिशा बच्चों परंपरागत तौर पे हमने बताई है, परंपरागत तौर पे हमने कह दी है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा की दिशा होगी, या धन आवेशों के चलने की दिशा में धारा की दिशा होगी। ये परंपरागत तौर पे हमने मानी हुई हैं। अगर हमने ये मानी हुई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि विद्युत धारा में दिशा है, डायरेक्शन है, सदिश राशि है, ठीक है बच्चों। वो कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि वो किसके नियम का पालन नहीं कर रही है? विद्युत धारा, एक बार बोलेंगे, विद्युत धारा सदिश या वेक्टर के योग नियम का पालन नहीं करती है। इसीलिए अगर नियम का पालन करेगी नहीं तो क्या नहीं होगी? सदिश राशि नहीं होगी। विद्युत धारा बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है, इसलिए वो कैसी होगी? अदिश राशि हो गई बच्चों। तो बच्चों आपको बार बार पूछा जाता है कि विद्युत धारा में हम दिशा बताते हैं, फिर भी जो है वो
अदिश राशि है, उसका जो है मेन कारण है कि विद्युत धारा जो है सदिश या वेक्टर के योग के नियम का पालन नहीं करती है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार जो है चैनल पर बने रहें। आपको जो क्वेरी करनी है, और एक बार पुनः बता दूं बच्चों, बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं बोलने में, तो उसको आप रिमूव कर देंगे और कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। अगली वीडियो तक जो है आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी कि अगली वीडियो कौन सी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।